और सिर्फ हमें ही पड़ी है व्हाट कैनेडियंस थिंक अबाउट इंडियंस 3 लाख व्यूज। अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन इस पे इतना अफेंड होने की क्या ज़रूरत है? इंडियंस भी तो ये कर सकते हैं कि फॉरेनर वीडियोस पे कि व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट देम, व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट देयर म्यूजिक, और वहाँ पे तो ऐड रेट्स भी ज़्यादा है तो कम व्यूज़ के भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर इंडियंस फॉरेन वीडियोस पे रिएक्ट करे या फिर फॉरेन देश से रिलेटेड वीडियोस बनाए तो क्या वो लोग नहीं देखेंगे? उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। रियली? तो फिर ये क्या है? इंडियन रिएक्ट्स टू ब्राजीलियन वीडियो पाथ टू इंडिया, 6.5 लाख व्यूज़। वहाँ की यूट्यूब एड रेट्स और पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया के 1 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडियन रिएक्ट टू स्पेनिश म्यूजिक 1,26,000 व्यू, वहाँ के एड रेट्स और पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया के 6-7 लाख व्यूज के बराबर है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंच गर्ल मैरिज इंडियन 2,13,000 व्यूज, वहाँ के एड रेट्स और पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया के 1 मिलियन व्यूज के बराबर है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडियन गाइज रिएक्ट टू BTS 2,60,000 व्यूज, वहाँ के एड रेट्स और पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया के 5-6 लाख व्यूज़ के बराबर है। तो ऐसे काउंटलेस वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, सिर्फ आपको उनके लैंग्वेज से सर्च करना है कि इंडियन रिएक्ट्स, बस। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे और जिस हिसाब से उनका व्यूज़ है, उनके यूट्यूब इनकम और एड रेट्स उस देश में जो है, यूरोप में कई ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये इंडियन रिएक्शन चैनल्स जो है वो ये फॉरेन रिएक्शन चैनल से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। इंडिया में एक नया ट्रेंड आया है फॉरेन रिएक्शन चैनल्स को रोस्ट करने की, और रोस्ट करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग व्यूज़ पाने के लिए फैक्ट्स और सच्चाई को छुपाते हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम है। वैसे तो ये काफ़ी झूठ बोलते हैं। पहला झूठ कि सिर्फ इंडियंस के लिए फॉरेन ओपिनियन और रिएक्शन मैटर करता है और दूसरे देशों में इंडियन ओपिनियन और रिएक्शन मैटर नहीं करता है। ये इनकी इग्नोरेंसी है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, प्रूफ दिखाया, क्योंकि इनको मेरी तरह फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं आती है। दूसरा झूठ कि ये फॉरेन रिएक्शन चैनल्स आपसे करोड़ों कमाते हैं, और ये जानबूझ के सफ़ेद झूठ बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ये उनको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो खुद भी इंडियन यूट्यूबर है, तो इंडियन व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं ये उनको भी अच्छी तरीके से पता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हटके वीडियो होने वाला है। हालांकि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था और जो वो इस वीडियो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो वो सुनना चाहते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ व्यूज़ कमाने का होता तो मैं बिल्कुल वही बोलता और वही सुनाता जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन आपके नेशनल सेंटिमेंट्स और इमोशंस का फ़ायदा उठा के मुझे व्यूज़ छापने का कोई शौक नहीं है। मैं एक अलग ही बिल्कुल फैक्ट्स और लॉजिक्स के बेसिस पे आपको बिल्कुल समझाऊंगा पूरे डिटेल में कि ये रिएक्शन रोस्टिंग चैनल्स कैसे आपसे फैक्ट्स छुपाते हैं और फिर आपका नेशनल सेंटिमेंट्स और इमोशंस को यूज़ करके कैसे ये व्यूज़ छापते हैं। मैं खुद कोई रिएक्शन चैनल का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इनके बारे में जो अफवाहें फैलाया जाता है और इनके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको फीड की जाती है उसके बारे में आज ये वीडियो बताऊँगा। और क्योंकि वो सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ रिएक्शन रोस्टिंग चैनल्स देख के कुछ इंडियंस इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। देखो, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है ना अभी ये सारे रिएक्शन रोस्टिंग चैनल्स को देख के, कि अगर किसी फॉरेनर के मुंह से गलती से इंडिया वर्ड निकल जाए तो ये लोग झट से वहाँ पहुँच जाएंगे और बोलेंगे, ए इंडिया का नाम लिया, ज़रूर पैसे कमाना चाहता है, ज़रूर इंडियन व्यूज़ चाहता है ना तू, यही तेरा इंटेंशन है। मतलब ये जो टॉक्सिक मेंटलिटी आपके दिमाग के अंदर घुस गया है ना ये सारे वीडियोस देख के, इसका इलाज करने का बहुत ज़रूरत था। तो अभी मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक्स के साथ दिखाऊंगा कि ये जो रिएक्शन चैनल्स है, फॉरेन रिएक्शन चैनल्स, ये सच्चाई में आपके पैसे से करोड़पति की तरह जी रहे हैं, या फिर ये जो चैनल्स है जो रिएक्शन चैनल्स को रोस्ट कर रहे हैं ये आपके नेशनल सेंटिमेंट्स और इमोशंस का यूज करके फैक्ट्स और फिगर्स को छुपा के यही एक्चुअली आपके व्यूज से छप्पड़ फाड़ के इनकम कर रहे हैं और करोड़पति की तरह जी रहे हैं। तो जहां तक मुझे पता है कि सबसे पहले जिस चैनल ने इन फॉरेन रिएक्शन चैनल्स को रोस्ट किया था वो है स्ले पॉइंट। तो एक झलक देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या आप YouTube पे ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं बिना किसी मेहनत, टैलेंट या एडिटिंग स्किल्स के? देन रिएक्शन चैनल्स आर द वंस फॉर यू। वाओ, कितने सारे पैसे कमा रहे हैं ना फॉरेन यूट्यूबर्स इंडियन व्यूज से। तो इनके तो लाखों में व्यूज आते हैं, आपके तो मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो आप कितना कमा लेते हैं? सो ये क्वेश्चन भेजा है तेजस ने, हाउ मच डू यू अर्न? वेल, ये क्वेश्चन ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जोक से कम नहीं है। तो आप लोग को हमारे व्यूज देख के लगता होगा ना कि ये लोग कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पर अगर आपको मैं सही बताऊं तो इंडियन यूट्यूबर्स को जो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है उसका 10% भी नहीं मिलता। तो अब इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, अब जो है वो है। तो इंडियन यूट्यूबर्स को जो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है उसका 10% भी नहीं मिलता। अच्छा बेटा, जब बात अपने ऊपर आई तो सच्चाई निकल गई ना। तो पहली बात तो इसका सेंटेंस गलत है, मैं उसको सही तरीके से आपको समझाता हूँ। इसने कहा कि इंडियन यूट्यूबर्स कम कमाते हैं,
फॉरेन यूट्यूबर ज़्यादा कमाता है, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। यूट्यूब ये नहीं देखता है कि ये इंडियन यूट्यूबर है तो मतलब इसको कम इनकम देंगे और ये फॉरेन यूट्यूबर है तो इसको ज़्यादा इनकम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है ऑडियंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेन यूट्यूबर हो लेकिन उसका ऑडियंस जो है वो इंडियन है तो वो 10 गुना कम कमाएगा, और अगर कोई इंडियन यूट्यूबर है जो जिसका ऑडियंस फॉरेन में हो तो वो 10 गुना ज्यादा कमाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस देश से है। तो आप लोग जो सिर्फ व्यूज के नंबर्स देखते हैं कि अरे यार बहुत व्यूज बहुत सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि फॉरेन में यूके, यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सारे देशों का जो भी रिच कंट्रीज है, इनके 10,000 व्यूज हमारे 1 लाख व्यूज से भी बहुत ज्यादा बढ़ के है। आप उन सारे देशों से अगर 10,000 व्यूज भी पाते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो यहाँ के 1 लाख व्यूज से भी ज्यादा होगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज देख के ये डिसाइड मत कीजिए कि वो लोग बहुत अमीर हो रहे हैं। और उसके बाद नंबर तो छोड़िए, उसके बाद ये देखिए कि उस देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो देखिए ये लोग कैसे आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं। पहली बात अभी बोल रहा था कि फॉरेन यूट्यूबर्स अरे देखो यार कितने व्यूज कमा रहे हैं, ये लोग तो करोड़ों छाप रहे हैं, नोटों की बारिश हो रही है। लेकिन जब बात इनके इनकम के ऊपर आई तब जाके ये बता रहे हैं कि इंडियन एडवर्टाइजमेंट रेट्स जो होते हैं, इंडियन ऑडियंस के जो व्यूज होते हैं, उससे रेवेन्यू जो होता है वो 10 टाइम्स लोअर है फॉरेन व्यूज से। तो ये सच तो तू वहां पे भी बता सकता था उस वीडियो में कि भले ही इन फॉरेन रिएक्शन चैनल्स के कई सारे व्यूज हो और ऊपर से इन लोगों का मतलब जो रिएक्शन चैनल है इनमें कई सारे वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम भी लग जाता है जिससे उनको कुछ इनकम मिलता भी नहीं है। तो ये चीज तो वहां पे भी वो बता सकता था लेकिन नहीं बताया, क्योंकि वो नैरेटिव नहीं सूट करेगा ना। आपके नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है कि ये लोग कैसे आपसे करोड़ों कमा रहे हैं, तभी तो सारे इंडियंस हर्ट होकर इनके वीडियोस देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो टॉप मोस्ट फॉरेन रिएक्शन चैनल है उनकी इनकम क्या है और ये जो रिएक्शन रोस्टिंग चैनल्स है इनका इनकम क्या है। मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है vidIQ, वैसे ऐसे दूसरे भी कई सारे ऐप्स है जिससे आपको लास्ट 30 डेज का व्यूज दिख जाएगा कि हर एक चैनल में जो लास्ट 30 डेज है उसमें उन्होंने कितने व्यूज पाए हैं, और उससे उनका जो एक एस्टिमेट इनकम है उसका एक प्रॉपर अंदाजा मैं लगा सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूं और मुझे कि कितने व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं। तो उससे एक रफ एस्टिमेट मैं इजीली लगा सकता हूं और मैं आपको अभी स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूं और आप खुद ही देख लीजिए कि रिएक्शन चैनल वाले करोड़पति है या फिर रिएक्शन रोस्टिंग चैनल वाले। तो ये है मेरा एक वीडियो, तो इसमें 2 मिलियन व्यूज़ है और इसका 473, फिर भी इसका मैंने ऐड पहले ऑन नहीं किया था, तो ये मैं $500 एज एन एवरेज पकड़ता हूँ। इसके आसपास ही होते हैं जनरली मेरे लेवल के चैनल में। तो 2 मिलियन व्यूज़ का ऑलमोस्ट $500, तो इस हिसाब से एक एवरेज इनकम हम हर यूट्यूबर्स की निकालेंगे। तो हाईएस्ट व्यूड फॉरेन रिएक्शन चैनल जेबी कोय, आई थिंक यही है सबसे टॉप में रिएक्शन चैनल्स में। तो इनका लास्ट 30 डेज़ का व्यूज़ है 26 मिलियन। इसमें 6 मिलियन तो आप काट लो क्योंकि ये कॉपीराइटेड व्यूज़ है और वो भी मैं बहुत मॉडेस्टली बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो 20 मिलियन व्यूज़ अगर मैं पकड़ूँ तो उसका होता है ऑलमोस्ट लाइक $5,000 पर मंथ। वैसे इनके चैनल्स बड़े हैं तो इनके चैनल्स में मुझसे ज़्यादा महंगा एड सर्व होता होगा, और मैं स्पॉन्सरशिप, डोनेशन वगैरह सब कुछ मिला के 5,000 की जगह मैं $10,000 पर मंथ इनका इनकम पकड़ता हूँ। तो इनके साथ इनके एक पार्टनर है अचारा कर्क, और उसके साथ कई सारे गेस्ट भी आते हैं, उनको भी ऑब्वियसली पेमेंट देना ही पड़ता है। तो सब कुछ दे के इसके हाथ में मैक्सिमम $5,000 से $6,000 बचते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, 4-4.5 लाख के करीब होंगे। तो आप यहाँ के हिसाब से मत सोचिए, वहाँ का एक बार एवरेज इनकम देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। जेबी का जहाँ तक पता है कि उनका जन्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ था और अभी शायद ये न्यूयॉर्क में रहते हैं कि नहीं, ये मैं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क दोनों ही शहर का जो एवरेज सैलरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो अगर हम देखें कि न्यूयॉर्क या फिर लॉस एंजल्स की एवरेज सैलरी तो $78,000 to $79,000 लिखा है, मतलब ये मंथली तो हो नहीं सकता, शायद पर एनम होगा। तो अगर मैं पर एनम भी पकड़ता हूँ तो महीने में अराउंड लाइक $6,000 से $6,500 एवरेज सैलरी है वहाँ का। और जेबी ऑन एन एवरेज $5,000 से $6,000 कमाता है। वैसे तो कभी इसका यूट्यूब में बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो इससे कभी भी 7,000 भी जा सकता है या फिर 5,000 भी रह सकता है, तो ये डिफ़र करता है, लेकिन लगभग उसी रेंज में है। तो 4 साल के मेहनत के बाद रिलेंटलेसली वीडियो डाल के जेबी सिर्फ वहाँ के एवरेज सैलरी तक पहुँच पाया है। अगर टॉप मोस्ट रिएक्शन चैनल का ये हाल है तो दूसरे रिएक्शन चैनल्स का क्या होगा आप एनालाइज कर सकते हैं खुद ही। अब आते हैं उनके चैनल पे जो ये चिल्ला रहे थे कि फॉरेनर्स कैसे हमें लूट रहे हैं और इंडियन क्रिएटर्स को पैसे नहीं मिलते हैं। तो अभी हम इनके चैनल का स्टैटिस्टिक्स एक बार देखते हैं। इनका लास्ट 30 डेज़ का व्यूज़ है 55 मिलियन। इनके चैनल पे तो कॉपीराइट भी नहीं लगता है,
मतलब मिनिमम 10 से 12 लाख सिर्फ यूट्यूब गूगल एड्स से। उसके बाद स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कुछ मिला के एटलीस्ट 14-15 लाख। तो ये 2 पार्टनर्स हैं, मतलब 6-7 लाख दोनों ही कमा लेते हैं पर मंथ। ये रहते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की एवरेज सैलरी क्या है? 38,000। तो अभी आप कंपेयर कीजिए, लॉस एंजल्स का एवरेज सैलरी है 6 से 7,000 डॉलर। जेबी जस्ट उसी रेंज पे कमाता है, एवरेज सैलरी के रेंज पे। जेबी का अपार्टमेंट रेंट ही $1,600 है, ये खुद ही कहा है उसने। महाराष्ट्र की एवरेज इनकम है 38,000 और ये कमाते हैं 6-7 लाख मिनिमम। और कमाए अच्छी बात है, इंडियन क्रिएटर है, कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो गलतफहमी आपके दिल में लोग डाल रहे हैं कि फॉरेनर रिएक्शन चैनल जो है वो करोड़पति बन रहे हैं और इंडियन क्रिएटर्स को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, इससे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मतलब सीवियरली फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है और इनके इन मैनिपुलेटिव वीडियोस से हर इंडियन को अब ये लगने लगा है कि दुनिया का हर दूसरा फॉरेनर बस इंडिया से व्यूज़ और पैसे कमाना चाहता है। आपके व्यूज़ से ये क्रिएटर्स लिटरली फ़कीरों की ज़िंदगी ही बिता रहे हैं अपने देश में। इसीलिए देखिए, जितने भी रिएक्शन चैनल्स के बारे में उन्होंने बात किया है वो सारे ही बंद हो चुके हैं। टोमापाक के बारे में बहुत बोल रहे थे कि कैसे करोड़ों छाप रहे हैं वो इंडियन ऑडियंस से। अगर वो इतना ही कमा रहे थे, उनके लास्ट वीडियोज़ में भी ऑलमोस्ट 2 लाख व्यूज़ मिले हैं, तो फिर उसने अपना चैनल शट डाउन क्यों किया? जेबी के टाइम पे जितने ही सारे रिएक्शन चैनल्स थे ऑलमोस्ट लाइक 90% बंद हो गए हैं। लेकिन क्योंकि जेबी ने बहुत मेहनत की, ऑलमोस्ट हर डे पहले वो 2-3 वीडियोस भी डालता था। भले ही ये रिएक्शन वीडियोस क्रिएटिव नहीं होता है और उतना एडिटिंग भी नहीं लगता, लेकिन दिन में 2-3 वीडियोस डालना और उस वीडियो के बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट उसका रिव्यू वाला रहता है, तो ईजी लगता है। लेकिन आप जब खुद बनाएंगे ना वीडियो, आप रियलाइज़ करेंगे कि उतना ईजी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। तो उस टाइम के सारे ही रिएक्शन चैनल ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। और अभी भी नए से बहुत सारे कुछ रिएक्शन चैनल्स खोल रहे हैं, लेकिन अभी उनमें उतना व्यूज़ भी नहीं मिलता है और ये भी कुछ ना कुछ दिन बाद बंद होगा ही। वो अभी हॉबीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि इंडिया में व्यूज़ तो उन्हें मिलते हैं लेकिन पैसे कुछ भी नहीं उनके देश के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो भी कुछ ना कुछ दिन बाद वो बंद करेगा ही। क्योंकि ये जो आइडिया है ना कि यूएसए, यूरोप, जापान, कोरिया में बैठ के मैं इंडियन रिएक्शन चैनल स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। क्योंकि भले ही आप मिलियंस में इनको व्यूज़ दे दो, लेकिन उनके देश के एवरेज सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से वो कम पड़ेगा। मैंने रिसेंटली एक जापानीज़ यूट्यूब वीडियो देखा जहाँ पे एक जापानीज़ बंदा ये डिस्कस कर रहा था कि जापानीज़ मीडिया में शायद ये कोहेई और मायो को लेके डिस्कशन हुई थी कि ये टॉप लेवल इंडियन क्रिएटर्स है जापान से, लेकिन जापान से टॉप लेवल इंडियन क्रिएटर होने के बावजूद, इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, वो जापानी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही कम कमा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडियन व्यूज़ से वो फ़कीरों की ज़िंदगी बिता रहे हैं तो इंडियन कॉन्टेंट्स क्यों बना रहे हैं? तो इसके कुछ कारण हैं। पहली बात तो अटेंशन और ये जो स्टैटिस्टिक्स है, बेसिकली इतने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, ये शुरू में बहुत सारे क्रिएटर्स को बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, प्यार आ रहा है इंडियन ऑडियंस से, ये शुरू में उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता जाता है वो रियलाइज़ करते हैं कि इसमें पैसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे तो बहुत ही कम है और सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा दिन चला नहीं सकते। ऑब्वियसली हर एक को अपना काम चलाना पड़ता है, तो उनके देश के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो व्यूज़, जो पैसे इंडियन ऑडियंस से आता है वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेजॉरिटी 80% लोगों ने ही अपना रिएक्शन चैनल जो था कभी स्टार्ट किया था, वो अभी बंद हो चुके हैं, अभी उसमें कुछ कंटेंट्स नहीं है। हालांकि अगर आप चेक करेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक उनके चैनल में व्यूज़ तो अच्छे खासे ही है, व्यूज़ तो मेंटेन है। लेकिन वो पहले क्या, शुरू में वो जो इंडियन अटेंशन उसको मिल रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको, लेकिन धीरे धीरे अब वो रियलाइज़ किया कि इससे सिर्फ अटेंशन और व्यूज़ और कुछ पॉकेट मनी मिल सकता है, लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती है। तो वो बाद में फिर दूसरे कामों में चले जाते हैं और वहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। और कुछ रिएक्टर्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली इंडिया और इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं और वो इसीलिए, चाहे वो पैसे कम भी मिले, जैसे कि एक कोरियन जीवन करके एक चैनल है, वो शायद 2 सालों से कंटेंट बना रही है, लेकिन आज शायद वो बोल रही थी कि पहली बार उसका $100 पूरा हुआ है। लेकिन उससे बात करके ये बिल्कुल साफ था कि वो जेन्युइनली इंडिया और इंडियंस को बहुत पसंद करती है। लेकिन हाँ, एक देश ज़रूर है जो आपके व्यूज़ से सही में करोड़पति बन रहा है और ये अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको लूट रहा है, और वो है पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत लो है और डॉलर्स का जो कन्वर्शन रेट है वो तो हमारे इंडियन रुपीज़ से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उनको जो आप पैसे दे रहे हैं व्यूज़ बना के, उनको उनके वीडियोज़ को देख के, दैट इज़ वेरी बैड एक्चुअली। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ISI के पास जा रहे हैं या फिर बम बनाने के लिए जा रहा है जो इंडियंस को मारने के लिए यूज़ होगा?
यू नेवर नो, हो भी सकता है, चांसेस कम है लेकिन वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट। तो आप हो सके तो ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को ज़रूर अवॉइड कीजिए। तो अब बात करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स जैसे कि ये बोलते हैं कि हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं, तो इसके बारे में बात करता हूँ। दूसरे देश के लोग जब किसी देश के कल्चर, उसकी भाषा या फिर उस देश से रिलेटेड कंटेंट बनाएं तो उसे देखने में इंटरेस्ट होता है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है। नो डाउट हमारे देश में अभी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो सच में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन चैनल देखने से कोई लिंक नहीं है। कोई भी इंडियन ऐसा नहीं होगा जो किसी पाकिस्तानी से खुद को इन्फीरियर समझते हो, तो फिर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स पे इतने सारे व्यूज़ कैसे आते हैं? जब भी कोई दूसरे देश से रिएक्ट करता है तो उसका जो इमोशंस होता है देखते वक्त, ये पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, और ये यहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई किस्सा नहीं है। और ये सारे देशों के सारे लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, सब तो नहीं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़रूर रहेगा जो इसको बहुत अप्रिशिएट करेगा। आपको एग्जाम्पल देखना है तो ये देखिए। Why do they like you so much? What do you think is your appeal? As a Ghanaian, if a Korean came to Ghana, went to school in Ghana, studied our local language, and spoke to me, I'll be blown away. तो बाद में इनसे ये भी पूछा गया था कि सिर्फ लैंग्वेज के अलावा और क्या स्पेशलिटी है कि लोग इतने पागल हैं इनके पीछे। तो उन्होंने बताया था, एक सिली सा रीज़न दिया था कि इनको सब विल स्मिथ समझते हैं। बट एनीवे, जो लैंग्वेज एक ब्लैक, एक अफ्रीकन घाना से एक लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज इतने फ्लुएंटली बोल रहा है, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि यही एक मेन रीज़न है। उसने पहले यही रीज़न बताया था कि लोग इतने पागल है इनके पीछे। तो क्या कोरियंस खुद को अफ्रीकन से इन्फीरियर मानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनके पीछे पागल है? तो जब कोई फॉरेनर किसी देश की भाषा बोले, उस देश के कल्चर के बारे में बोले, उस देश के वीडियो पे रिएक्ट करे, तो ऑब्वियसली एक सेक्शन ऑफ लोग उसके वीडियो देखेंगे ही। और ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है, और ये इसमें इंडिया में है, दूसरे देशों में नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है, ना ही इसमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात है। तो जिनको इससे प्रॉब्लम है कि फॉरेनर इंडियन वीडियोज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं और इंडिया रिलेटेड कॉन्टेंट बना के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको सुन के बहुत दुख होगा कि अगर आप इंडियन हैं तो आपके व्यूज आने के चांसेस 99% से कम हो चुके। तो इनको मारो गोली। आपके पास भी तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप उनके देश के वीडियोस के, आप फॉरेन वीडियोस पे रिएक्ट कीजिए, फिर वहाँ उस देश का ऑडियंस आप लाइए और उस देश से आप व्यूज़ कमा के पैसे कमाइए। याद रखिएगा कि उन सारे देशों से अगर आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं तो वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बराबर होगा इंडिया में। और किसने कहा कि उनके देश से आपको व्यू नहीं मिलेगा? स्ले पॉइंट ने ना। और सिर्फ हमें ही पड़ी है। व्हाट कैनेडियंस थिंक अबाउट इंडियंस 3 लाख व्यूज, व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट कैनेडियंस 8,000 व्यूज। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी इनकी दूसरी हिपोक्रेसी मैं एक्सपोज करता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये आपको मैनिपुलेट करते हैं और कैसे आपको बुद्धू बनाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ YouTube टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो इनको तो पता है लेकिन आपको पता नहीं है, और इसीलिए मैं आपको इनकी हिपोक्रेसी में एक्सपोज करता हूँ। अगर सपोज क्रिकेट से रिलेटेड आपने एक चैनल खोला है जिसमें आप शुरू से ही सिर्फ क्रिकेट के वीडियोस डाल रहे हैं, 40 से 50 वीडियोस आपने सिर्फ क्रिकेट के बारे में डाला है, अब अचानक से आप एक फुटबॉल का वीडियो डाल देते हैं, चाहे वो वीडियो, फुटबॉल वाला वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको व्यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके चैनल में क्रिकेट से रिलेटेड सब्सक्राइबर्स हैं जो क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है। तो जब आप चैनल में फुटबॉल से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, तो जब आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो यूट्यूब उस वीडियो को फर्दर रिकमेंड ही नहीं करेगा, तो वो वीडियो फुटबॉल लवर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह सैवी बीजी टीवी शुरू से ही व्हाट फॉरेनर्स थिंक अबाउट इंडिया, फॉरेनर्स व्यू पॉइंट अबाउट इंडिया, ऐसे ही वीडियोस डाले जा रहा था। अब अचानक एक वीडियो वो डालेगा कि व्हाट इंडियंस थिंक अबाउट कनाडा, तो ऑब्वियसली वो कनाडा ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके चैनल में कनाडा का ऑडियंस है ही नहीं। ये जो 7.8 थाउजेंड व्यूज़ है ये भी इंडियन ऑडियंस के ही है, तो ये वीडियो कनाडियंस तक पहुंची ही नहीं। और ये बात इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स है, इनको यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता है, ये आपको आसानी से बुद्धू बना दिया। अगर आपको कनाडा का ऑडियंस चाहिए तो आपको फ्रॉम डे 1 कनाडा के बारे में ही वीडियोज़ बनाना पड़ेगा। जेबी की तरह हर दिन 2-3 वीडियोज़ डालिए कनाडा के ऊपर, वहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग है, जो भी वहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाइए और डालिए, फिर देखिए कि वहाँ से आपको व्यूज़ मिल रहा है कि नहीं, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे विचार से, इंडियन के विचार से फॉरेनर्स को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें मैं ये दिखा देता हूँ। मेरा नया रशियन चैनल, जहाँ पे मैंने सिर्फ चैनल खोला था, वहाँ पे एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं था।
मैंने पहला वीडियो डाला और पहले वीडियो को ही 85,000 व्यूज़ मिला कि एक इंडियन रशियन क्रूज़ में उसका क्या एक्सपीरियंस था और एक इंडियन रशियन क्रूज़ के बारे में, क्रूज़ शिप के बारे में क्या कह रहा है। तो रिएक्शन चैनल के डाउनसाइड्स के बारे में तो सभी बात किए हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है जो कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई इंडियन क्रिएटर तो नहीं बोलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ और एग्जाम्पल्स के साथ दिखा भी रहा हूँ। जब आप किसी अनजान देश में जाते हैं तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती है। वहाँ आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, आप वहाँ पे खुद को तनहा तो नहीं महसूस करेंगे। तो जब किसी देश के लोग इंडियन वीडियोस पे रिएक्ट करें, आपकी भाषा बोले या फिर आपके से कल्चर से जुड़ी कोई बात करे, तो आपके दिल में ना एक अजीब सी राहत मिलती है। आपको लगता है कि यार कोई तो है अपना बंदा, या फिर चाहे वो इंडियन ना भी हो लेकिन एटलीस्ट इंडिया से किसी ना किसी तरह से वो जुड़ा हुआ है। अगर मैं इंटरनेट फ्रेंडशिप की भी बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी देश में जाने से पहले कुछ इंटरनेट में फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स आपके दिल में रहते हैं कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि आप उनके बारे में प्रॉपरली जानते नहीं हैं। लेकिन जब कोई एक यूट्यूब क्रिएटर हो, आप उनकी डेली लाइफ, उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं उनके व्लॉग्स के थ्रू। तो एक यूट्यूब क्रिएटर पे आपको जिसके वीडियोस आप डेली देख रहे हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन चैनल कोरियन जीवन, वो जेन्युइनली इंडिया को पसंद करती है। इस साल वो कोविड के वजह से इंडिया नहीं आ पाई, लेकिन वो नेक्स्ट साल ज़रूर आएगी। और उसने मुझे कहा कि जब मैं इंडिया जाऊँ ना तो तुम मुझसे मिलना और मुझे गाइड कर देना। मैं पहली बार इंडिया जा रही हूँ तो थोड़ा आई एम लिटिल वरीड, तो मुझे थोड़ा गाइड कर देना। और मैंने भी उससे कहा कि नेक्स्ट समर मैं भी कोरिया जा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा गाइड कर देना। तो कोरियन जीवन, कोरिया का लाला से भी मेरा बात हुआ है और हम भी एक कोलैबोरेशन वीडियो करने वाले हैं। देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। उसके बाद कोरियन दोस्त, नमस्ते कोरिया, जेनस कोरिया, कोरियन लड़का, फिर और भी सारे हैं। तो कितने ही लोग हैं। तो मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं फॉरेन देश में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हैं और इनमें से 90% चैनल्स के साथ ही मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो, एंड दे हैव बीन वेरी वार्म टू मी। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि ये लड़का जो कि जापान में स्टडी कर रहा है, तो ऑब्वियसली जापान एक फॉरेन देश है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसको मायो मिली। फिर ये जो चैनल है, ये भी शायद इंडियन कुछ वीडियोस पे रिएक्ट किया है इस चैनल ने, लेकिन नाम भूल गया मैं इस लड़के का। लेकिन उन्होंने इस लड़के का एक इंटरव्यू लिया और काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई इंडिया और जापान के बारे में। तो देखिए रिएक्शन चैनल्स के थ्रू ही कितने सारे दोस्त मिल गए उसको एक अनजान देश में। और आपको क्या लगता है कि ये चैनल्स आपसे बहुत पैसे लूट रहे हैं? ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। Summary, last 20 days, views 30 million. It's amazing, right? Amazing views and watch hours. Wow, it's like what, 600,000 watch hours? This is amazing, right? Amazing. And revenue, $1,075 US, right? And last month I made $900 US, right? ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। जब कोरिया के टॉप मोस्ट इंडियन रिएक्शन चैनल का इनकम का ये हाल है, तो दूसरे कोरियन चैनल्स कितना ही कमाते होंगे। कोरिया में जो चीज़ें कॉस्टली है, वहाँ पे $1,000 कमाना मतलब यहाँ के 20-30 हज़ार कमाने के बराबर है। अगर यही उसने इंडिया के जगह दूसरे देशों को टारगेट किया होता तो वहाँ पे ज़्यादा कमा भी लेता और हो सकता है कि उसको कम भी मेहनत करना पड़ता। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा काम है कि जहाँ पे रिएक्शन से भी ज़्यादा कम मेहनत हो। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक चैनल है सियोल वाकर। ये लड़का सिर्फ कुछ नहीं करता है, बस एक कैमरा लेके कोरिया के रास्तों पे चलता रहता है। ना कोई डायलॉग, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कुछ, लेकिन इसके 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स है और सब्सक्राइबर्स सारे मेनली USA, UK, यूरोप से है। तो कोरियन दोस्त के 1 मिलियन इंडियन सब्सक्राइबर्स से जो वो कमाते हैं ना, इनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स से कोरियन दोस्त से डबल कमाते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि कुछ इंडियंस के अंदर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि दुनिया का हर दूसरा फॉरेनर सिर्फ इंडियंस से पैसे चाहते हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज़ कहीं और रखिए। इन रिएक्शन चैनल से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और फ्रेंडशिप कुछ हद तक तो बढ़ता ही है। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन चैनल्स दे जस्ट लव दिस अटेंशन फ्रॉम इंडियन ऑडियंस। कमाते तो ये चिल्लर में ही है। तो अब बात करते हैं फेक रिएक्शन की। ये बात सच है कि हर रिएक्शन चैनल में कुछ ना कुछ फेक रिएक्शन होते ही है, क्योंकि वो वहाँ पे आते ही है इसलिए क्योंकि वो उनके फेवरेट वीडियोस या फिर अपने फेवरेट शोज, ट्रेलर्स, चैनल स्टार्स के बारे में तारीफ सुन सके। क्रिटिसिज्म सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये रोस्टर जैसे बताते हैं कि ये सिर्फ एक इंडियन ऑडियंस का फेनोमेनन है, सिर्फ इंडियन ऑडियंस ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। ये देखिए ये रिएक्शन चैनल क्या कह रहा है। तो इसने भी तो सेम चीज़ लिखी कि वहाँ के ऑडियंस भी क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब मेरे तरह कोई सरफिरे कुछ अलग बंदे होते हैं जिनको सच्चाई बताने की बहुत शौक है। मुझे पता है कि इस वीडियो में मुझे बहुत गालियाँ मिलेगी और बहुत हेट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं टिपिकल फार्मूला अप्लाई करता कि फॉरेन रिएक्शन चैनल्स को गाली देता, फिर आपको ये बताता कि कैसे वो आपसे करोड़ों लूट रहे हैं, तो मुझे भी दबा के व्यूज़ मिलते इस चैनल में, इस वीडियो में।
लेकिन मैंने वो नहीं किया। अब बात करते हैं टैलेंट की। तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि यूट्यूब रिएक्शन चैनल्स जो बनाते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नो एक्सेप्शनल टैलेंट्स। लेकिन यूट्यूब अब टैलेंट वाला प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं, ये अब मजदूरी वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। और सिर्फ रिएक्शन चैनल की बात ही क्यों करनी, दूसरे कुछ अनटैलेंटेड चैनल्स के बारे में बात करते हैं। तो यूट्यूब का हाल अभी ऐसा है कि जितना मजदूरी करोगे, दिन में 2-3 वीडियोस डालोगे, चाहे कचरा डालो लेकिन फिर भी डालो, तो दिन में अगर 2-3 एटलीस्ट दिन में 1 वीडियो डालते हो तो दबा के कमाओगे। और अगर ऑब्वियसली यू कैन नॉट मास प्रोड्यूस टैलेंट, आप अगर टैलेंट से कुछ वीडियो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे बनाने में प्रॉपरली आप प्रेजेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसी के लिए आप बहुत पिछड़ जाएंगे। आपको मैं आपके आंखों के सामने मैं दिखा देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। आपको क्या लगता है कि इंडिया में टॉप लेवल इंडिविजुअल क्रिएटर कौन है? अब आप बोलेंगे कैरी मिनाटी का नाम, और उसके चैनल में तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखो भाई, सब्सक्राइबर्स से पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं व्यूज़ से। तो देखते हैं कि यूट्यूब में व्यूज़ का राजा कौन है। कैरी मिनाटी 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उसकी लास्ट 30 डेज का व्यूज़ है 61 मिलियन, मतलब 15 से 16 लाख सिर्फ गूगल एड्स से। फ्लाइंग बीस्ट 5.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लास्ट 30 डेज का व्यूज़ ऑलमोस्ट 100 मिलियन। तो सोचिए कहाँ कैरी मिनाटी और कहाँ ये 100 मिलियन, मतलब महीने के 25 लाख मिनिमम, तो सिर्फ गूगल एड्स से ही। उसके बाद सब कुछ मिला के 30 लाख तो आराम से क्रॉस कर जाते हैं ये। तो थोड़ा देखते हैं कि कंटेंट क्या है इनका, आज किससे मिला, सुबह को क्या खाया, आज घर में झाड़ू पोछा हुआ। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसे कंटेंट्स पे इतने सारे व्यूज़ कैसे आते हैं? तो रीज़न है स्टूपिड यूट्यूब एल्गोरिदम। ब्राउजिंग फीचर करके एक फीचर होता है यूट्यूब में, मतलब जो जितना ज़्यादा वीडियो डाल रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो फीड्स पे आपका डिस्प्ले होता रहता है, और मैक्सिमम वो बहुत इंप्रेशन चला जाता है बहुत लोगों के पास। तो चाहे वीडियो की क्वालिटी उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत लोगों के पास वो पहुंच रहा है वीडियो। ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग है, एक कैटेगरी होता है जिसका एक सेपरेट ऑडियंस होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाए तो नेचुरली टैलेंटेड क्रिएटर्स बहुत ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। अब देखिए, वेरी टैलेंटेड सिंगर विद्या वॉक्स, चैनल पे 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, लास्ट 30 डेज़ की व्यूज़ क्या है 10 मिलियन। इनके चैनल में काफ़ी सारे कवर सॉन्ग्स हैं जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो रेवेन्यू शेयर हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इनका कमाई, इनका इनकम मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख होगा पर मंथ। गॉड गिफ्टेड वॉइस, सालों से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, डांस रिहर्सल्स, किसी स्टेप में अगर गलती हो जाए या फिर सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो दोबारा उसको रीटेक करके शूट करना। इतने टैलेंट और मेहनत के बावजूद, 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद महीने में 1.5-2 लाख, जबकि वो 25-30 लाख कमा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी सारे चैनल्स हैं। जो भी चैनल दिन में 1 या फिर दिन में 2-3 वीडियोस डाल रहे हैं वो सारे ही कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद दबा के व्यूज़ ला रहे हैं, दबा के कमा रहे हैं। जबकि टैलेंटेड क्रिएटर्स बहुत टैलेंट, मेहनत के अच्छे धीरे धीरे वो वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके बना रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। उनका जो फिगर्स है वो बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। तो ऑलमोस्ट सारे ही सिंगर डूब गए हैं। एक एमीवे के चैनल में भी अच्छे खासे फिर भी व्यूज़ है, बाकी सारे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं सारे ही डूब गए हैं। और इसीलिए हमें टोनी कक्कर के अब रिमिक्स ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिएटर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे यूट्यूब पे। मेरा मतलब इनके जैसे टैलेंटेड यूट्यूबर्स जिनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लगता है और वो एक बहुत अच्छा क्वालिटी चीज़ आपको देते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यूट्यूब में। तो ये बकवास एल्गोरिदम की वजह से अभी क्या हो रहा है कि लोग कुछ भी डाल रहे हैं यूट्यूब में, क्वालिटी की परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कचरा डाल रहे हैं, लेकिन डालो, जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना पैसे कमाओगे। तो ये टैलेंटेड यूट्यूबर्स भी सोच रहे हैं कि हमारे टैलेंट का आखिर हुआ क्या। लोग तो आज क्या खाया है, आज किससे मिला है, आज कौन सा अंडरवेयर पहना है, यही सारे कंटेंट्स डाल के करोड़ों कमा रहे हैं। जबकि हम टैलेंटेड क्रिएटर्स अपने वीडियोज़ में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नहीं उठा पाते हैं यूट्यूब रेवेन्यू से। तो इन भाई बहनों में इसको लेके रोस्टिंग करने की हिम्मत है? महाराष्ट्र से है ना ये लोग। तो महाराष्ट्र में कैसे सुशांत सिंह केस को दबाया जा रहा था, महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी और कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे इस केस के इंक्वायरी में, उसके बारे में रोस्टिंग करने की हिम्मत है? फेक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये जो शाहरुख, अजय, विमल पान मसाला, पान गुटखा, टोबैको को प्रमोट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट रोस्टिंग करने की हिम्मत है? रोस्टिंग चैनल है तो एक रोस्टिंग बॉलीवुड स्टार, नेपोटिज्म, बड़े बड़े करप्ट कॉरपोरेट्स, मंत्रीज, इनके अगेंस्ट भी एक रोस्टिंग हो जाए? नहीं, वो नहीं करेंगे। टारगेट करना है तो बस इन वीक फॉरेन रिएक्शन चैनल्स। और लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट बी वेरी क्विक टू जज। हो सकता है कि अगर कोई इंडियन, आप भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन देश में प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, तब ये फॉरेन रिएक्टर ही आपको उस देश में आपकी हेल्प करे। और जिनको आप आइडियल मानते हैं, जो इन फॉरेन चैनल्स को रोस्ट करते हैं,
हो सकता है कि उनसे जब आप मिले उनसे आपको कोई मदद नहीं मिले। अगर उन्होंने कोई फेक रिएक्शन दिया भी होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो ही सकता है कि किसी वीडियो को देख के वो हंसी आए, लेकिन उसको पता है कि वो अगर हंस देती है तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो उसने झूठी तारीफ़ की। लेकिन दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि ही और शी इज़ अ बैड पर्सन और इंडिया हेटर है वो। और ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई इंडियन जब किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो उसके देश में, तो वो फॉरेन रिएक्शन चैनल की जो ओनर है वही उनको हेल्प करे। तो इनकी रोस्टिंग वीडियो देख के आप दिल में पहले से ही नफ़रत पाल के मत रखिए। पहले उस रिएक्शन चैनल के बारे में, उनके ओनर के बारे में सही तरीके से जानिए कि वो कैसा इंसान है, और फिर हेट कीजिए अगर करना है तो। अंधों की तरह किसी को भी प्यार भी मत कीजिए और नफरत भी मत कीजिए, उसके बारे में जानने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।